आपको गुप्त ऊष्मा के बारे में बताया जा रहा था। गुप्त ऊष्मा ऐसी छिपी हुई ऊष्मा है जो वस्तु का या द्रव का, जो भी द्रव अवस्था में वस्तु है या ठोस अवस्था में है, उसका ताप नहीं बढ़ता। उससे ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा की काफी मात्रा जो है आप उस वस्तु को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस वस्तु का ताप नहीं बढ़ता। उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया था कि आप द्रव को गर्म करते हैं तो जब द्रव बॉयल करना प्रारंभ कर देता है तब उस अवस्था में दी जाने वाली ऊष्मा उस द्रव के ताप को नहीं बढ़ाती। अगर जल उबल रहा है तो उसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद ऊष्मा की चाहे जितनी भी मात्रा उसको आप दे दें, उसका ताप कभी भी 100 से बढ़कर 101 नहीं होगा। पूरा पानी जो है भाप बन जाएगा, लेकिन उसका ताप जो है 100 से बढ़कर 101 नहीं होगा। अर्थात ऐसी अवस्था में जब अवस्था परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में वस्तु बदलना शुरू हो जाती है, तो उस अवस्था में दी जाने वाली ऊष्मा का जो मान होता है वह अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाता है, वस्तु के ताप को नहीं बढ़ाता। ऐसी छिपी हुई ऊष्मा को ही हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। बर्फ को आप गर्म करेंगे तो बर्फ का जो तापमान होता है वह भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका तापमान नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक कि पूरा बर्फ पिघल करके जल नहीं बन जाता। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ है वो पिघल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में कन्वर्ट होगा। तो जब तक कन्वर्ट होगा तब तक उस वस्तु का तापमान नहीं बढ़ेगा, आप कितनी भी ऊष्मा की मात्रा क्यों ना दे दें। तो कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। Q = ml होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था। ये 2 प्रकार का होता है। एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा यानी बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा पहला है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, या इसको आप दूसरे शब्दों में आप भाप की गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए Q = ml जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से बताया गया था आपको गुप्त ऊष्मा की परिभाषा बताई गई थी। L क्या होता है Q/m। अगर m की वैल्यू 1 ले ली जाए, अर्थात 1 ग्राम ले लिया जाए, तो 1 ग्राम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में 1 ग्राम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा व्यय होती है उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो अगर हम भाप के, माफ कीजिएगा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 1 ग्राम बर्फ अगर हम ले लें, ये ठोस अवस्था में है बर्फ, 1 ग्राम बर्फ ले लें और 1 ग्राम बर्फ 1 ग्राम जल में कन्वर्ट हो जाए, तापमान वही रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा। अवस्था परिवर्तन में ताप में न कमी आती है न बढ़ोतरी होती है। तो 1 ग्राम बर्फ 1 ग्राम जल में रूपांतरित होने में जितनी ऊष्मा प्राप्त करेगा उसी ऊष्मा की मात्रा को हम बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। 1 ग्राम बर्फ 1 ग्राम जल में परिवर्तित होगा तो जितनी ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ेगी उसे हम बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आप जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका सीधा असर होता है कि अगर 1 ग्राम बर्फ का रूपांतरण 1 ग्राम जल में हो जाए, 1 ग्राम बर्फ 1 ग्राम जल में कन्वर्ट हो जाए, 1 ग्राम बर्फ 1 ग्राम जल में कन्वर्ट हो जाए, तब उस अवस्था में जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है उसका मान 80 कैलोरी होता है।
अर्थात 80 कैलोरी ऊष्मा देंगे आप 1 ग्राम बर्फ को, तब वह 1 ग्राम बर्फ पूरी पिघल करके 1 ग्राम जल में बदल जाएगी। ठीक है। दूसरा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? अगर हम 1 ग्राम जल ले लें, 1 ग्राम जल, यहां पर हमने आपको बताया कि 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है ना, इसको आप किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भी कह सकते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम बर्फ हम ले लेंगे, 1 ग्राम की जगह पर हम 1 किलोग्राम बर्फ ले लेंगे, तो 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम जल में बदलेगा। वो 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम जल में परिवर्तित करने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता जो है होगी। तो इसकी गुप्त ऊष्मा को हम 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम कहिए या 80 कैलोरी प्रति किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम कहिए, दोनों चीजें एक ही है। तो ये तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। दूसरा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है? अगर हम 1 ग्राम जल ले लें, 1 ग्राम जल ले लें और इस 1 ग्राम जल को हम 1 ग्राम भाप में बदलें, 1 ग्राम भाप में इसको बदल दिया जाए या वाष्प में बदल दिया जाए, तो 1 ग्राम जल 1 ग्राम वाष्प में या 1 ग्राम भाप में परिवर्तित हो जाए या रूपांतरित हो जाए, जितनी ऊष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं भाप की गुप्त ऊष्मा या जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। या तो आप जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कह लीजिए या तो आप भाप की गुप्त ऊष्मा कह लीजिए, दोनों एक ही चीज हो गई। बात क्लियर हो गई थी? तो कहने का आशय ये हुआ कि अगर किलोग्राम जल लेंगे आप तो 1 किलोग्राम जल 1 किलोग्राम भाप में बदलेगा। तो 1 ग्राम जल 1 ग्राम भाप में कन्वर्ट हो या तो 1 किलोग्राम जल 1 किलोग्राम भाप में कन्वर्ट हो, तो बर्फ उसे हम भाप की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और भाप की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है, समझ रहे ना? कहीं पर आपको मिलेगा 536 कैलोरी प्रति ग्राम, कहीं मिलेगा 539 कैलोरी प्रति ग्राम और कहीं मिलेगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू जब रखनी होती है न्यूमेरिकल में देता है, आपको याद नहीं करना पड़ता है, ये दिया जाता है कि भाप के गुप्त ऊष्मा की वैल्यू इतनी है, तो क्वेश्चन के साथ बदलता रहता है। अगर आपको याद करना है तो आप ये याद कर लीजिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, लेकिन अगर कोई कहे 536 होता है तो ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे बात को? इसलिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 539 कैलोरी प्रति ग्राम या 500 कैलोरी, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा आपको। इतनी जो है ऊष्मा किसकी होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। इसका असर होता है कि अगर 1 ग्राम जल को हम 1 ग्राम भाप में बदलें तो हमको 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। 540 कैलोरी प्रति ग्राम का असर हुआ कि 1 ग्राम के पीछे 1 ग्राम जल को 1 ग्राम भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, तब जाकर के ये बदलेगा। समझ रहे बात को? तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है और बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान कम होता है। ठीक है, इसमें अब देखिए 2-3 इसमें कारण बताने के लिए पूछा जाता है। पहला तो आपको यही बता दें, पहला यही है आपका, ठीक है, कि भाप की गुप्त ऊष्मा का मान या जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान, भाप की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। क्यों? ठीक है, पहला प्रश्न नहीं बन जाता है, कारण बताइए। भाप की गुप्त ऊष्मा का मान या जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा से ज्यादा होता है, क्यों? ठीक है, तो इसका सीधा सा आशय आप लिखेंगे, है ना? इसका क्या कारण है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए बर्फ को केवल उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि उसके अंदर के अंतर आणविक बलों को तोड़ सके। आप जानते हैं बर्फ में क्या होता है कि जल के जो कण होते हैं, जब उनको आप फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, तो उनके कण नजदीक आ जाते हैं, तो उनके अणुओं के बीच जो अंतर आणविक स्थान है वो कम हो जाता है और अंतर आणविक बल नजदीक होने में थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
जल में थोड़ा दूर रहता है अंतराण्विक स्थान, तो अंतराण्विक बल कम रहता है, और यहां पर क्या है, जल के अणु नजदीक आ गए तो अंतराण्विक बल ज्यादा हो गया थोड़ा सा। और अगर आपको बर्फ को पिघला करके द्रव में कन्वर्ट करना है तो केवल उतनी ही ऊष्मा आपको देनी है जिससे कि वो बर्फ के अंदर जो अणु हैं उसके अंदर जो अंतराण्विक स्थान है वो बढ़ जाए, है ना, अर्थात जो अंतराण्विक बल है वो टूट जाए। तो बर्फ के पिघलाने के लिए हमको केवल उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि बर्फ के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल को तोड़ने के लिए आवश्यक हो। लेकिन भाप के बनने के लिए हमको जल के अणुओं को उतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी कि वे अपने आपसी अंतराण्विक बल को तोड़ सकें, साथ ही साथ वो इतनी ऊर्जा प्रदान कर सकें कि जल की सतह को, पूरे जल को ही छोड़ करके वायुमंडल में जा सके। तो जल की सतह को छोड़ करके अलग होना है यहां पे, और वहां पर क्या है, बर्फ पिघलेगा तो बर्फ के अणु जो है वही पिघल के आपके द्रव बनेंगे। द्रव का अणु जो है वो एक द्रव का अणु दूसरे से अलग नहीं जा सकता है। तो वहां पर अंतराण्विक बल तोड़ना केवल है, और यहाँ अंतराण्विक बल तोड़ने के साथ इतनी ऊर्जा देनी है कि वह उस पूरे द्रव की सतह को छोड़ करके वायुमंडल में जा सके। ठीक है, इसलिए भाप को बनने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बात क्लियर हो गई? एक प्रश्न तो ये होता है। दूसरा प्रश्न बनता है इसमें कि उबलते हुए जल की अपेक्षा, है ना, उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से, उसी ताप की भाप से जलना, भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है। उबलता हुआ जल है, बॉइलिंग वाटर मान लीजिए है, और वो आपके हाथ पर पड़ जाए तो आपको कम कष्ट होगा। लेकिन उबलते हुए जल की अपेक्षा उसी ताप की भाप से, वही उबलते हुए जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल उबल रहा है, और जो भाप बन रहा है उसी ताप पर भाप बन रहा है, उस भाप से आप जल जाएंगे तो ज्यादा जलन आपको होगी, ज्यादा जो है कष्ट होगा आपको। लेकिन उबलते हुए जल से आप जलेंगे तो कम कष्ट होगा। ठीक है, दूसरा कारण ये पूछा जाता है, उबलते हुए जल की अपेक्षा उसी ताप की भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है। क्यों? देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप जल, यानी खौलता हुआ जल है, उबलता हुआ जल है, आपके हाथ पर गिर जाएगा, समझ रहे बात को मेरी? तो आपके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप जानते हैं फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में आएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस या 36.92 होता है, उसको 37 मान लीजिए। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान है, और जो जल उबल रहा है उसका तापमान हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो आपके शरीर पर गिरेगा, आपके हाथ पर गिरेगा, तो क्या होगा, उसका तापमान ज्यादा है, आपका तापमान कम है, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ चलेगी, तो आपके शरीर में ऊष्मा आएगी तो आपको कष्ट होगा, है कि नहीं? ज्यादा जो है ऊष्मा शरीर में एकाएक आएगी, भाई 100 उसका तापमान आपका 37, ऊष्मा तेज गति में आएगी शरीर में तो कष्ट होगा, जलन होगी आपको, आप जल जाएंगे। लेकिन जब भाप से आप जलेंगे तो भाप कैसे है, गैसीय अवस्था में है, भाप गैसीय अवस्था में है, और वह उस जल से ऊष्मा लेकर के अलग हुई है। कितनी ऊष्मा ली हुई है? मान लीजिए 10 ग्राम भाप है, 10 ग्राम जल था, भाई जल तो बहुत मात्रा में था, जो भाप बना है 10 ग्राम जल का भाप बना हुआ है मान लीजिए, तो 10 ग्राम जल जो है जब ऊष्मा पाया होगा तभी तो भाप बना होगा, और कितनी ऊष्मा पाया होगा? 540 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से ऊष्मा ले जाएगा वो, तब तो भाप बनेगा। तो 10 ग्राम अगर है तो 5400 कैलोरी ऊष्मा उसके पास ऑलरेडी है, भाप के पास, भाई लेके निकला है ना वो, तभी तो बना हुआ है, नहीं तो कैसे बनता? तो जो भाप है अगर 10 ग्राम है तो 5400 कैलोरी ऊष्मा उसके पास ऑलरेडी है। जब वह आपके हाथ पर टकराएगा तो पहले 5400 कैलोरी ऊष्मा देगा आपके हाथ को, तब क्या होगा? ठंडा थोड़ी होगा वो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप जो है तब ठंडा होकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा, उसी ताप का जल बनेगा, माफ कीजिएगा,
सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की भाप जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता। तो अब जाकर के वह उबलते हुए जल के समान हो गया। पहले ऊष्मा दिया कितनी 5400 कैलोरी, तब जाकर के उबलते हुए जल के समान हो गया वो। अब खौलता हुआ जल है, फिर ऊष्मा देगा, 2 बार ऊष्मा देगा आपके शरीर को, समझ रहे हैं। एक बार अवस्था परिवर्तन करेगा अपना, आपके यहां से टकराएगा तो भाप द्रव में बदलेगा। जब भाप द्रव में बदलेगा तो ऊष्मा देगा। जिस प्रकार से द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो भाप बनता है, वैसे भाप ऊष्मा आपको देगा तब वो जल बनेगा। अपना हाथ आप लगा देंगे, ऐसे भाप बन रही है तो ऊष्मा आपके शरीर को देगा, तब जाकर बूंद बूंद पानी बनेगा वो। तो भाप ऊष्मा दे करके जल में कन्वर्ट होगा, लेकिन जल का तापमान वही रहेगा जो भाप का रहेगा, क्योंकि अवस्था परिवर्तन में तापमान नहीं बदलता। तो एक बार वह जल बनेगा उसी ताप का, फिर जल पुनः ऊष्मा देगा आपके शरीर को। तो भाप से जलने पर ऊष्मा 2 बार मिलती है। एक बार अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा दी जाती है और दूसरी बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जो जल होता है वह पुनः ऊष्मा देता है। तो 2 बार ऊष्मा प्राप्त होने के नाते वह ज्यादा ऊष्मा आपके शरीर को देता है, इसलिए जलन ज्यादा होती है। भले ही तापमान वही है जल का भी और वही तापमान भाप का भी है। और दूसरा एक छोटा सा रीजन उसमें और भी आप जोड़ सकते हैं कि भाप जो है गैसीय अवस्था में होती है ना, और गैसीय अवस्था में होने के नाते वह शरीर के जिस भाग से टकराती है तो आपके शरीर में क्या होता है, रोए होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं आपके शरीर में, हाथ में, पैर में, है ना। तो जब वो टकराती है तो उस छिद्र के माध्यम से, रोए के जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से अंदर तक प्रवेश कर जाती है, तो ज्यादा कष्ट आपको देती है। लेकिन ये सेकेंडरी रीजन है। जो प्राइमरी रीजन है वो आपको हमने बताया कि 2 बार ऊष्मा दी जाती है, तब जाकर के आपको ज्यादा कष्ट होता है। शरीर में रोए नहीं मान लीजिए तो क्या है, कष्ट नहीं होगा, तब भी कष्ट होगा, उतना ही कष्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर छिद्र है तो ज्यादा कष्ट होगा, ठीक है। ये दूसरा रीजन है। एक और रीजन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा रीजन ये है कि ठंडे जल की अपेक्षा आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम दांतों को अधिक ठंडी लगती है। ठंडे जल की अपेक्षा आइसक्रीम दांतों को अधिक ठंडी लगती है। समझिए बात को। देखिए, आप आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, तो पूरा दांत वगैरह पूरा आपका ठंडा, मुंह ठंडा हो जाता है। और वही आइसक्रीम अगर जल रूप में आप खाएंगे, समझ रहे हैं, मतलब जल रूप में क्या, लिक्विड रूप में वही आइसक्रीम पिघल जाए उसी ताप पर, ताप वही रहे, उसी ताप पर अगर वो पिघल जाए, उसको आप पी लीजिए जल की तरह, पानी की तरह से, तो कम ठंडक का एहसास होगा, कम ठंडी मालूम चलेगी आपको आइसक्रीम। समझ रहे ना। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आइसक्रीम होती है वह ठोस अवस्था में होती है। आइसक्रीम किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। आइसक्रीम का मतलब ये जम जाएगा ना, जब जमेगा तभी तो आइसक्रीम माना जाएगा। वो लिक्विड में तब कैसा आइसक्रीम है कि नहीं है। तो जब वो आइसक्रीम रूप में है, अर्थात बर्फ रूप में है, उसको आप खाएंगे, जब आपके मुंह में जाएगा तो उसको तो वैसे आप निगलेंगे नहीं टुकड़े की तरह से, उसको मुंह में जाएगा तो क्या होगा, उसको पिघलाएंगे आप, पहले मुंह में पिघलाएंगे ना, पिघलाएंगे तो उसमें उसको चाहिए भाई। अगर बर्फ आपके अंदर गई, आइस गई क्रीम के साथ, आइसक्रीम गई मुंह में, तो जब वो अंदर जाएगा तो पिघलेगा। पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए उसको। कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से। अगर 1 ग्राम आइसक्रीम है तो उसको 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, तब 1 ग्राम वो आइसक्रीम का जल बनेगा। 10 ग्राम की अगर आइसक्रीम है, 20 ग्राम की आइसक्रीम का टुकड़ा मान लीजिए आपके अंदर गया मुंह में, तो उसको 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, तब वो जल बनेगा। और जब जल बनेगा, बर्फ का जल बनेगा, तो उसी ताप पर बनेगा जिस ताप की बर्फ है।
कहने का मतलब कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो ठोस अवस्था में होती है, तो पहले आपके शरीर से ऊष्मा, मुंह से ऊष्मा लेती है। वो ऊष्मा लेकर के पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइसक्रीम है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसका तापमान वही रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर वह आपके शरीर से ऊष्मा लेती है, क्योंकि आपका तापमान जो है कम ज्यादा रहता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइसक्रीम का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो फिर ऊष्मा लेता है। कहने का मतलब आइसक्रीम जो है वह आपके शरीर से 2 बार ऊष्मा लेती है, आपके मुंह से 2 बार ऊष्मा लेती है। एक बार अवस्था परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि वो ठोस अवस्था में द्रव में कन्वर्ट होना है, फिर उसके बाद जब द्रव में कन्वर्ट होगी तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा, फिर दोबारा वह ऊष्मा लेगी तो उसका तापमान 0 से बढ़ करके बढ़ेगा आगे जाकर के ऊपर उसका, और आपके मुंह का तापमान जो 37 था वो घटेगा, फिर 20 तक आएगा, 15 तक आएगा। कहने का मतलब कि आइसक्रीम के खाने पर मुंह से ऊष्मा 2 बार ली जाती है, इसलिए जो है वो ज्यादा ठंडी लगती है। और आप अगर जल का सेवन करेंगे, आइसक्रीम का जल आप पिएंगे, तो आपको केवल 1 बार ऊष्मा मुंह से ली जाएगी, इसलिए वह कम ठंडी आपको लगेगी। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तीसरा रीजन है। ये तीनों रीजन जो है कभी कभी किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। एक छोटा टॉपिक छूट गया है, वो बता दूं आपको। वैसे पूछा नहीं जाता कभी, ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन, ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन एक छोटा टॉपिक है, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी एक आध एग्जाम्पल मिल जाता है उस पर न्यूमेरिकल, तो आप सोचते हैं कौन सा फार्मूला हम यूज करें, तो उसको आप याद रखेंगे। फार्मूला आप एकदम वही फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या टॉपिक है? ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन। आप जानते हैं कि किसी भी द्रव का तापमान जब आप बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, द्रव का आयतन बढ़ता है। जल का असामान्य प्रसार छोड़ दीजिए, अगर उसको एक्सेप्शन मान लीजिए, 0 से 4 के बीच में जल में असामान्य प्रसार होता है, आपको बताया गया है, आपने अगर देखा होगा तो समझा होगा उसको। जल का असामान्य प्रसार केवल 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। बाकी के लिए जल भी उसी तरह व्यवहार करता है जैसे अन्य द्रव व्यवहार करते हैं। अन्य द्रव में क्या होता है कि तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। कहने का मतलब ताप के बढ़ने पर घनत्व में कमी आती है, ताप के बढ़ने पर घनत्व में कमी आती है। तो हमको अगर कोई ऐसा फार्मूला मिल जाता कि ताप में कितनी वृद्धि की जाए तो कितना घनत्व में कमी आएगी, तो उससे हम फिर जो है कोई भी अगर फार्मूला कहीं भी निकालना हो कोई क्वेश्चन हमको, तो हम निकाल सकते थे कि तापमान में इतनी कमी की गई तो उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक कितना है, तो बताइए कि घनत्व में कितनी कमी हो जाएगी, है ना। ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो हम लगा सकते हैं। तो ताप और घनत्व में रिलेशन को व्यक्त करने वाला कोई इक्वेशन हमको चाहिए, वो इक्वेशन आपको यहां मिल जाएगा। मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी वस्तु का, द्रव का आयतन है V0। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है V0 और घनत्व है D0। D0 घनत्व है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है आपकी, तो बर्फ का आयतन मान लीजिए V0 है, कुछ भी होगा, और उसका आयतन D0 है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा M = V0 × D0। क्योंकि आप जानते हैं अगर हम आयतन पे घनत्व से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। अब ताप में आपने वृद्धि किया, तापमान बढ़कर हो गया T डिग्री सेल्सियस, तो इसका आयतन हो जाएगा VT। आयतन क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, और घनत्व क्या हो जाएगा, DT। आयतन कुछ उसका बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें कमी होगी, लेकिन आयतन, द्रव्यमान तो वही रहेगा। द्रव्यमान में तो कोई कमी आएगी नहीं। अरे 1 किलोग्राम पानी लिया है, गर्म कर दोगे तो पानी कमी थोड़ी हो जाएगी, भाप न बनने पाए, भाप बन टूट जाए तो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन गर्म कर दोगे, ठंडा कर दोगे तो आयतन बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है,
घनत्व में कमी हो जाती है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, अर्थात जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान अब भी है। ठीक है, तो V0 गुणे D0 ये पहले का द्रव्यमान था, VT गुणे DT ये बाद का द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान सेम आपके हैं, तो आप कह सकते हैं V0 इंटू D0 बराबर VT इंटू DT, ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें VT क्या है, ये द्रव का आयतन है, बाद में आयतन है, ये द्रव का बाद में आयतन है। V0 क्या है, द्रव का प्रारंभिक आयतन है। DT क्या है, द्रव का बाद में घनत्व है, तापमान बढ़ाने के बाद। D0 क्या है, द्रव का प्रारंभिक घनत्व है। समझ गए बात को? अब आप निकाल सकते हैं, आपको पता होगा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक गामा बराबर गामा R ले लेते हैं, द्रव में दो तरह के प्रसार होते हैं, गामा R गामा A, तो वास्तविक लेते हैं। गामा R इक्वल टू फार्मूला होता है डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला यहां लगा देते हैं। चलिए, गामा R इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, गामा R इक्वल टू डेल्टा V क्या है, आयतन में होने वाली वृद्धि। आयतन में कितनी वृद्धि हुई, देखिए पहले आयतन V0 था, बाद में आयतन VT हो गया, तो वृद्धि पूछी जाए आपसे तो आप कर सकते हैं VT माइनस V0, ऐसे कर सकते हैं। अरे डेल्टा V मतलब क्या, आयतन बढ़ोतरी हुई, आयतन बढ़ोतरी का मतलब बाद का आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, तो बाद का आयतन VT है, प्रारंभिक आयतन V0 है, तो हो जाएगा VT माइनस V0 बटे ये V क्या है, मूल आयतन है, तो मूल आयतन आपका हो गया V0। डेल्टा T क्या है, ताप वृद्धि है, ताप वृद्धि को T मान लेते हैं, डेल्टा छोड़ देते हैं, T ताप वृद्धि T हो गई। पीछा उड़ा कर दीजिए, यहां लिख दे रहे हैं VT माइनस V0 बराबर, पीछा उड़ा आप करेंगे तो V0 इंटू गामा इंटू T, ऐसे हो जाएगा। VT माइनस V0 बराबर V0 गामा इंटू T हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो VT इक्वल टू हो जाएगा V0, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस V0 इंटू गामा इंटू T, ऐसे हो जाएगा। यहां पर V0 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस गामा इंटू T, ऐसे हो जाएगा। किसकी वैल्यू है, VT की वैल्यू है। क्लियर बात हो गई, ये वैल्यू हो गई VT की। चलिए अब देखिए VT की वैल्यू निकाल लिया हमने, V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू T तापमान में वृद्धि है, गामा R इसको कर देते हैं, ये हर जगह गामा R है, अगर गामा R ना भी लगा हो तो ये रियल एक्सप्रेशन आप हमेशा याद रखेंगे, आभासी नहीं वास्तविक। तो क्या हो जाएगा, VT की वैल्यू यहां रख देते हैं हम, तो हो जाएगा V0 इंटू D0 बराबर VT की वैल्यू ये रखते हैं V0 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा R इंटू T, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहां पर हो जाएगा DT हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं ये DT। V0 इंटू D0 यहां आपने रख दिया, VT की वैल्यू जो यहां से थी उठा कर रख दिया, इसको DT यहां रख दिया, V0 से कैंसिल हो गया। अगर DT की वैल्यू चाहे ना तो DT बराबर, DT क्या है, तापमान में T डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी करने के बाद घनत्व। ठीक है, तापमान में T डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी करने के बाद घनत्व है DT, तो DT इक्वल टू हो जाएगा D0 अपान, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस गामा R इंटू T, ऐसे हो जाएगा। समझिए बात को, DT की वैल्यू हो जाएगी, इसको नीचे कर दिया आपने, यहां कर दिया, इसको ऐसे कर सकते हो D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा R इंटू T पावर -1, ये पूरे की घात यहां पर 1 है, कुछ भी नहीं तो एक घात है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर, या DT इक्वल टू हो जाएगा D0 इन ब्रैकेट, अब देखिए आप ये 1 प्लस x पावर n का एक फार्मूला पढ़ेंगे, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अलजेब्रा आपके 11th के कोर्स में होगा तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको बाइनॉमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय, 11th में होगा या 11th में ही होगा, द्विपद प्रमेय। ठीक है, जैसे आप 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करना हो आप जानते हैं, 1 प्लस एक्स पावर 3 करना हो जानते हैं, लेकिन 1 प्लस एक्स पावर 20 करना हो नहीं जानते, तो उसका सूत्र है, आप विस्तार करते जाइए नियम के अनुसार। 1 प्लस एक्स पावर -2 है, नहीं जानते उसका विस्तार,
उसका सबका सूत्र है। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए, आगे टर्म छूट जाएंगे क्योंकि गामा जो है वो बहुत छोटी राशि है, तो गामा के जो स्क्वायर है, उसके जो क्यूब है, उसके जो हायर टर्म्स हैं वो और भी छोटे हो जाएंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा, एक पद जोड़ लिया जाएगा, इस -1 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 1 प्लस गामा आर इंटू टी है वो 1 माइनस गामा आर इंटू टी हो जाएगा, 1 माइनस गामा आर इंटू टी। यही जो है ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन है। ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल एक दो मिलेगा, और जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो इसी सूत्र पर रखने के बाद ही आएगा, और कहीं भी आप सूत्र रखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऊष्मीय प्रसार का जो चैप्टर है वो आपने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। और अब ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो हम अब पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आप अच्छे से इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगा लीजिए, न्यूमेरिकल पर जोर खूब दीजिए, जितना लगा पाइए उतना लगाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लगाने से थ्योरी भी क्लियर होती है और आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपकी जो तार्किक क्षमता है, आंकिक क्षमता है, कितना आप लगा सकते हैं वो भी उससे दिखता है। इसलिए न्यूमेरिकल पर जो है जोर खूब दीजिए, उसको आप इग्नोर करेंगे तो आप फिर फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, न्यूमेरिकल को इग्नोर करेंगे तो फिजिक्स आप कतई नहीं पढ़ सकते, जान लीजिए, ठीक है। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चन तैयार रखेंगे और फिर मैं आगे के लेक्चर में उन क्वेश्चन को 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसी हिसाब से उसमें पहले आपके आंतरिक सवालों को हल कराऊंगा, उसके बाद तब फिर अगले चैप्टर पर आ जाऊंगा, ठीक है।